वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज अ स्पेशल क्लास फॉर 10th एंड 11th। 10th और 11th के लिए 3 दिन ये स्पेशल क्लास चलेगी, ठीक है। तो ताकि बायोलॉजी पाठशाला से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है, हमने काफी दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था रिस्पायरेशन का, ठीक। वो चल रहा था 10th और फर्स्ट ईयर के लिए, और रिस्पायरेशन हमने कुछ चीजें उसमें बताई थी, ठीक। उसके आगे की आज बात करेंगे, ठीक। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, ठीक है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी, ठीक, अनऑक्सी। साथ ही साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रिस्पायरेटरी कॉन्टिनेंट क्या होता है, ठीक। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का मोटिवेशन मैसेज है, हम होंगे कामयाब। अपने आप को हमेशा प्रेरित करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है, हमें पढ़ना है सबसे पहले आरक्यू के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक। रिस्पायरेटरी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रिस्पायरेटरी गुणनफल भी इसे कह सकते हैं, रिस्पायरेटरी दर भी कहा जाता है। श्वसन दर या गुणनफल। अगर हम इसकी बेसिकली बात करें, तो देखिए कैसे क्या होता है। रिस्पायरेटरी कॉन्टिनेंट का जो होता है उसमें यह कहा जाता है कि अगर बहुत सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी जैव रासायनिक या वातावरण या जैव रासायनिक क्रिया, एक जैव रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि श्वसन की जैव रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, ठीक, फलस्वरूप क्या होता है, उसके जारण से क्या होता है, वातावरण में प्रयुक्त O2 तथा वातावरण में दी गई CO2, बहुत सिंपल भाषा में दी गई CO2 का जो अनुपात होता है उसे हम लोग आरक्यू बोलते हैं, या रेशियो ऑफ आरक्यू बोलते हैं, या रेशियो ऑफ एक्सचेंजेस गैसेस बोलते हैं, या एक्सचेंजेस गैसेस ऑफ रेशियो बोलते हैं, ठीक। आप ये बात याद रखेंगे। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे लिखिए कि जैव रासायनिक क्रिया के जारण के फलस्वरूप प्राप्त O2 तथा CO2 के अनुपात को क्या बोलते हैं, आरक्यू बोलते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं वातावरण में उपस्थित जो हम लोग ग्रहण करते हैं O2 तथा छोड़ी गई CO2 के अनुपात को क्या बोलते हैं, आरक्यू बोलते हैं। अगर हम सम एग्जाम्पल ऑफ आरक्यू की बात करें, तो देखिए आरक्यू का सम एग्जाम्पल कैसे क्या होता है। देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 373 KCl, ठीक। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक। अगर हम इसका आरक्यू निकालें, ठीक, इसका हम अगर आरक्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ की बात करें तो क्या था कि प्रयुक्त O2, तो प्रयुक्त A2 मतलब ली गई O2, ऐसे हम बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करें, ली गई O2 की मात्रा और छोड़ी गई CO2 की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, आरक्यू होती है। देखिए 6/6
6/6 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आरक्यू होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन का आरक्यू होता है, वो 1 होता है, वो 1 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन का आरक्यू, प्रोटीन का आरक्यू जो होता है वो होता है 0.87। उसके बाद अगर हम बात करें फैट की बात करें, देखिए फैट का आरक्यू क्या होता है 0.7। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बोनिक एसिड या अनदर जो एसिड होते हैं उसका जो आरक्यू होता है 1 होता है। ठीक, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो उसका जो आरक्यू होता है वो इन्फिनाइट होता है। उसका जो आरक्यू होता है क्या इन्फिनाइट होता है, अनंत तक होता है। ठीक, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती। तो इस तरीके से कुछ आरक्यू का ओवरव्यू होता है। जब हमने आरक्यू समझ लिया, जब हमने रेस्पिरेटरी कंटेंट को समझ लिया, रेशियो ऑफ द एक्सचेंजेस गैसेस इज आल्सो नोन एज, ठीक, इसको समझ लिया, तो अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो हमें अब पढ़ना है ऑक्सीश्वसन के बारे में, ऑक्सीश्वसन के बारे में, और क्या पढ़ना है अनऑक्सीश्वसन के बारे में। ठीक, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और इसको एक डिफरेंस में लिखना होता है। 5 to 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, चाहे वो 10th क्लास हो और या फिर 11th क्लास हो। तो हम इसे उसी तरीके उसी मेथड में पढ़ाएंगे जैसा कि आता है। डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो डिफरेंस के फॉर्म में ही हम आपको बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो बस कहते हैं साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ अगर कोई भी चीज है तो उसका क्या होता है, फंडामेंटल फैक्ट होता है, लिटरली मीन होता है विदाउट एनी टाइप ऑफ ए फंडामेंटल फैक्ट और ए लिटरली मीन। साइंस और विज्ञान या बायोलॉजी कल्पना करना कठिन होता है। अगर हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझने का प्रयास करें, अगर हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझने का प्रयास करें तो ये है क्या ऑक्सीश्वसन। देखिए कितना ज्यादा बेसिक टर्मिनोलॉजी काम आती है, और ये है अनऑक्सीश्वसन, एरोबिक एंड एरोबिक। साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, यहाँ पे सब कुछ क्रमबद्ध होता है। अब हम अगर इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी से बात करें तो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी ही कह रही ऑक्सीश्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अनऑक्सी मतलब आ का मतलब जहाँ पे आ जाता है, ए इंग्लिश में अब्सेंस होता है, आ अनुपस्थित होता है हिंदी में। अनऑक्सी मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रोसेस होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज अ एनारोबिक रिस्पायरेशन। चलिए सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी से एक फैक्ट बनता है क्या, इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए पहले उपस्थिति में होता है, फिर आगे आएंगे। अब अनऑक्सी है तो अनऑक्सी में क्या, इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की, ठीक, इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे ऑक्सीजन को। ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद हम इसके देखो तुरंत ही रिएक्शन अगर दे दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 6H2O plus 673 KCAl। अब बहुत सी बुकों में आपको 673
86 मिलेगा, ठीक है, तो या 83 मिल सकता है, तो उस KCl को वो भी मिलता है, लेकिन जो ज्यादा मान्य है वो 673 है और उसी को ही लेके चलना। ठीक, उसके आगे की बात करें तो ये इसका हो गया, कहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, देखिए ये दिस इज आइडेंटिफिकेशन। एंड अनऑक्सीजन में क्या होता है, देखिए इसी को ही अगर हम कर दे C6H12O6, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2C2H5OH, C2H5OH प्लस 6CO2, तो ठीक, और ये क्या होता है अनऑक्सी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। देखिए, अब देखिए इस रिएक्शन से भी हम कई सारी बातें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इस क्रिया के फलस्वरूप, इस क्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा 6H2O बनता है। इस क्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा 6H2O बनता है। ये CO2 क्या होता है, ये क्या हो जाता है, मतलब वातावरण में विलीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रेसिपिटेशन का एक सिंबल लगा होता है। एंड इसके बारे में अगर अनऑक्सीजन के बारे में, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे, इस क्रिया के उपरांत या इस क्रिया के बाद ऐसे लिखेंगे, ग्लूकोज के एक अणु से, या इस क्रिया के बाद ऐसे लिख दे, ग्लूकोज के अणु से 38 ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे बात करेंगे, इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से, अगर हम ये कहें बहुत कम मात्रा में एटीपी बनते हैं, वो लगभग 21 से 24 KCAL होते हैं। ठीक, अगर हम आगे की बात करें तो इस क्रिया में ऑक्सीडेशन की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप ग्लाइकोलाइसिस को छोड़कर अन्य सभी क्रियाएं, ETS हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन की जो क्रियाएं होती है, ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ करके सारी क्रियाएं, जैसे कि ETS हो गया या क्रेब्स साइकिल हो गई, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, ये पूछा जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन के रेफरेंस में। अनऑक्सीडेशन की बात करें तो यह क्रिया ऐसे भी ले सकते हैं इस तरीके से, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। ठीक बेटा, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।